एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब बढ़िया है और आप सबकी स्टडीज बहुत अच्छी चल रही है। बायोलॉजी में लास्ट लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था जिसमें हमने निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन को कवर किया था। तो जिस किसी बच्चे ने नहीं देखा है प्लीज जाइए देखिए, आपका वो समझना जरूरी है आज के टॉपिक के लिए। मजा आएगा आपको समझने में। एक्चुअली पूरा चैप्टर ही इंटरेस्टिंग है जिसका नाम है मानव जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और हम जो है हम भी ह्यूमंस ही हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस हम समझ रहे हैं वो हमारे बारे में आपके बारे में ही समझ रहे हैं। तो थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ो, चीजें फैक्चुअल दी हुई हैं सब समझो, क्योंकि एग्जाम में वही पूछेगा और अपने को वैसा ही लिख के आना है। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं तो आफ्टर निषेचन यानी कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक प्रक्रिया होती है गर्भाशय में जिसका नाम है बेटा अंतररोपण प्रक्रिया यानी कि इम्प्लांटेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक है। अंतररोपण या इम्प्लांटेशन क्या है, इस प्रक्रिया का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। आपसे ऐसे पूछ सकता है या टिप्पणी लिखने को दे देगा आपको टॉपिक। जैसे निषेचन डायरेक्ट पूछ लेता है वैसे ही अंतररोपण डायरेक्ट पूछ लेगा। तो अब बस हम आखिरी पड़ाव की तरफ आ रहे हैं। अब अंतररोपण के बाद हमें भ्रूणीय परिवर्धन की भ्रूण का विकास कैसे होता है, अपरा क्या है, इसके कार्य बताइए। फिर इसके बाद हमें समझना होगा प्रसव की क्रिया, और प्रसव के बाद मैं आर्तव चक्र एक छूटा हुआ है वो पढ़ा दूंगी, स्तन ग्रंथि, और देन चैप्टर खत्म। तो लगभग हम मिड में आ चुके हैं, मिड से ज्यादा ही हो गया है पढ़ा के। तो आई होप आप रेगुलर पैचेस ले रहे हैं, रेगुलर आपकी क्लासेस चल रही हैं। चलिए समझते हैं, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। मैडम बहुत ज्ञान देती हैं, है ना? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप लोगों से इंटरेक्ट करना भी जरूरी है। अगर आप कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, मैं पढ़ती हूँ तो मैं रिवर्ट भी करती हूँ। तो कमेंट हमारे बीच की बातचीत का जरिया है अभी तब तक जब तक हम लाइव पे नहीं आते, क्योंकि लाइव की फैसिलिटी अभी है नहीं। आप लोग सपोर्ट करेंगे, हम थोड़े से ग्रो करेंगे तो फिर हम आपको रोज लाइव लेक्चर्स भी दे पाएंगे। लेकिन अभी असुविधा का अभाव है, तो भी हम रोज क्लासेस ले रहे हैं, एक टाइम पे आपको लेक्चर मिल जाते हैं। तो आपका फर्ज ये है कि क्लास अटेंड भी करो, अच्छे से पढ़ो भी, नोट्स भी बनाओ, और फिर हमें कमेंट करके बताओ भी कि आपको चीजें समझ में आई या कैसा लगा। ठीक है, तो निषेचन क्या था बेटा, पहले थोड़ा सा निषेचन डिस्कस करते हैं 2 मिनट, और निषेचन के ही आगे हम समझेंगे अंतररोपण या इम्प्लांटेशन। डायग्राम्स में आपको महारत हासिल करना है क्योंकि आपका सब्जेक्ट है बायोलॉजी, और बायोलॉजी मतलब आपको डायग्राम बनाना सीखना पड़ेगा बढ़िया से, है ना? जितने परफेक्ट और अच्छे आपके डायग्राम्स बनेंगे उतना आपके नंबर स्कोर जो है वो बढ़ेंगे। तो बायोलॉजी सब्जेक्ट की खासियत यही है कि आपको डायग्राम्स में स्ट्रांग होना पड़ेगा। जितना ज्यादा हो सके आपको बेटा डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करनी है। ये जो मैं बार बार पूरा बनाती हूँ ये है स्त्री जनन तंत्र या मादा जनन तंत्र, जिसमें ये जो बड़ी सी संरचना है इसका नाम है गर्भाशय। लाल रंग से जो लाइन मैंने बनाई है ये है गर्भाशय का अंतः स्तर। इधर ये जो स्ट्रक्चर बनाया है ये है बेटा नीचे की तरफ, ये है योनि मार्ग, योनि मार्ग या ग्रीवा नाल जिसको बोलते हैं, ग्रीवा नाल। ग्रीवा नाल के बाद आप नीचे की तरफ इस संरचना का नाम देंगे, ये क्या है, योनि जो बाहर की तरफ होती है, वेजाइना जिसे बोलते हैं। इधर इस फिम्बरी से जुड़ी हुई संरचना का नाम है अंडाशय। इधर भी जुड़ी हुई संरचना का नाम क्या है बेटा, अंडाशय। मतलब अंडाशय की संख्या कितनी थी महिलाओं में, एक जोड़ी। एक जोड़ी अंडाशय है, एक इधर एक इधर। इस ट्यूब को हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। रिवीजन करना जरूरी है, अगर याद नहीं हुआ है अभी तक तो याद करो। ये है बेटा फैलोपियन ट्यूब, और फैलोपियन ट्यूब में ये जो जगह है इस जगह का नाम क्या है, तुम्बिका क्षेत्र। तुम्बिका क्षेत्र को एम्प्यूला भी कहते हैं, है ना? तो क्या हुआ, जब स्त्री और पुरुष का मिलन हुआ तो मिलन के बाद वीर्य जो है वो स्त्री की योनि में छोड़ा गया वीर्य सेचन क्रिया के द्वारा, या स्खलन, वीर्य स्खलन क्रिया के द्वारा वीर्य स्त्री की योनि में छोड़ा गया। उस वीर्य में शुक्राणु भी थे। वे शुक्राणु धीरे धीरे गति करते हुए आगे बढ़े, इधर भी बढ़े,
दोनों दोनों तरफ आगे बढ़े। अब स्त्री जो है उसकी इस वाली ओवरी ने इस मंथ में अंडाणु बनाया था, तो जो अंडाणु इसने बनाया था वो इसने फिमरी को दिया। फिमरी के रास्ते आगे बढ़ते बढ़ते अंडाणु थोड़े दिन सफर करते हुए कहाँ पहुंच गया बेटा, तुम्बिका क्षेत्र में। तुम्बिका क्षेत्र में जो है वो क्या है, अंडाणु, और ये वेट कर रहा है कि शुक्राणु आएगा, मिलन होगा और निषेचन की क्रिया होगी। अब शुक्राणु महाराज आगे पहुंचे, यहाँ तक पहुंचे, इनने अंडाणु, ये है, ये अंडाणु है, इसके बाहर की तरफ की लेयर को बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा के अंदर की लेयर होती है बेटा जोना पेल्यूसिडा, और जोना पेल्यूसिडा लेयर ही वो आवरण है जिसको भेद कर अंडाणु, सॉरी शुक्राणु पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा ही वो लेयर है जिसको भेद कर शुक्राणु जो है वो अंडाणु के अंदर प्रवेश करेगा। जैसे ही जोना पेल्यूसिडा लेयर को भेद कर शुक्राणु अंदर पहुंच गया तो शुक्राणु अगुणित होता है, इसके पास 23 गुणसूत्र होते हैं। अंडाणु भी अगुणित होता है, इसके पास भी 23 गुणसूत्र होते हैं, और ये 23 और 23 मिलकर दो अलग अलग कोशिकाएं मिलकर एक कोशिकाएं बना लेंगी, क्योंकि दोनों अगुणित थी, दोनों का मिलन हुआ, तो मिलन होने के बाद दोनों द्विगुणित हो गई, और द्विगुणित का मतलब 46 गुणसूत्र आ गए और दो ने मिलकर एक कोशिका बना ली। लेकिन जब शुक्राणु जोनी पेल्यूसिडा लेयर को भेदकर अंदर प्रवेश किया था तो तुरंत ही अंडाणु ने अपना दूसरा अर्धसूत्रीय विभाजन किया था, क्योंकि ये द्वितीयक ओसाइट था जो तुम्बिका क्षेत्र में पहुंचा था। द्वितीयक ओसाइट अर्धसूत्रीय विभाजन द्वितीय कंप्लीट करके तुरंत अंडाणु में परिवर्तित हो गया, और इसी अंडाणु से इस शुक्राणु का क्या हो गया बेटा, मिलन। जब शुक्राणु और अंडाणु का मिलन हो गया तो दोनों ने मिलकर जिस संरचना का निर्माण किया उस संरचना को कहा जाता है बेटा युग्मनज। क्या कहते हैं, युग्मनज। जब शुक्राणु और अंडाणु का मिलन हुआ तो मिलन के बाद यानी कि निषेचन के बाद शुक्राणु और अंडाणु के मिलन से जो संरचना बनी उसका नाम है निषेचन, और निषेचन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब में हुई, और फैलोपियन ट्यूब के किस क्षेत्र में हुई बेटा, तुम्बिका क्षेत्र में हुई। तो ये है फैलोपियन ट्यूब और ये है फैलोपियन ट्यूब का तुम्बिका क्षेत्र। तो अगर ऑब्जेक्टिव में तुमसे पूछे कि निषेचन किस क्षेत्र में होने वाली घटना है तो फैलोपियन ट्यूब तो आपका आंसर रहेगा, लेकिन फैलोपियन ट्यूब के भी बहुत सारे हिस्से हैं, ये फिमरी है, ये कीप है, ये तुम्बिका क्षेत्र है, ये संकीर्ण पथ है। तो हुआ कहाँ निषेचन, तो तुम्बिका क्षेत्र। तुम्बिका क्षेत्र को और क्या बोलते हैं, तो तुम्बिका क्षेत्र को एम्प्यूला भी बोलते हैं। जब निषेचन हो गया तो यहाँ जो संरचना बन गई उस संरचना का नाम क्या है बेटा, युग्मनज। इस संरचना का नाम हम दे देंगे, इस संरचना का नाम क्या है, युग्मनज। और युग्मनज द्विगुणित होता है जिसके पास 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन कोशिका इसके पास एक ही होती है बेटा। युग्मनज एक कोशिका है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 है, और युग्मनज द्विगुणित है 46 गुणसूत्र के कारण, और ये अभी तुम्बिका क्षेत्र में है। अब होता है बेटा समसूत्री विभाजन, यानी कि क्लीवेज प्रक्रिया स्टार्ट होती है। अब ये जो युग्मनज बना है ये युग्मनज स्टार्ट करता है समसूत्री विभाजन, विदलन या क्लीवेज प्रक्रिया स्टार्ट होती है। समसूत्री विभाजन मतलब संख्या बढ़ाना है कोशिकाओं को अपनी, और लगातार समसूत्री विभाजन जब होता है तो इसे विदलन या क्लीवेज कहते हैं। तो जैसे ही विदलन या क्लीवेज की शुरुआत होती है तो क्या होता है, युग्मनज जो कि एक कोशिका है ये धीरे से समसूत्री विभाजन करेगी, दो कोशिका बना लेगी। एक कोशिका से दो बन गई, दो से बेटा चार, चार से बनेगी आठ, आठ से बनेगी 16, और 16 समसूत्री विभाजन करेगा तो 32। मतलब युग्मनज लगातार समसूत्री विभाजन करता है। समसूत्री विभाजन में कोशिकाओं की संख्या तो बढ़ती है बट केंद्रक और गुणसूत्र का बंटवारा नहीं होता। तो गुणसूत्र का बंटवारा नहीं हो रहा है मतलब एक कोशिका ने दो कोशिका बना ली, दो कोशिकाओं के पास भी 46 गुणसूत्र है,
2 ने 4, 4 ने 8, 8 ने 16 और 16 से 32 कोशिकीय अवस्था तक ये जब संरचना पहुंची, जब ये विभाजन 32 कोशिकीय अवस्था तक पहुंचा तो क्या हुआ बेटा, 32 कोशिकीय अवस्था में पहुंचते तक ये पहुंच गया बेटा गर्भाशय के अंदर। ठीक है, अब नाम याद करना है आपको कि इनको बोलते क्या है। 2 कोशिकीय को, 4 कोशिकीय को, 8 कोशिकीय को इनको युग्मनज तो कहेंगे नहीं। तो जब एक कोशिका थी, अंडाणु शुक्राणु के मिलन से एक कोशिका बनी थी, तो उसे युग्मनज कहते हैं। युग्मनज का मतलब होता है जाइगोट। युग्मनज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जाइगोट। निषेचन हुआ कहाँ था, तुम्बिका क्षेत्र में। अब जब युग्मनज ने विभाजन किया, समसूत्री विभाजन किया, तो एक कोशिका 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और 16 से 32 कोशिकीय अवस्था तक युग्मनज पहुंचा। तो 2, 4, 8, 16 कोशिकीय अवस्था को बेटा एक साथ कहते हैं ब्लास्टोमियर्स। क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स। और हिंदी में इसे कहते हैं बेटा कोरक खंड। किसको कहते हैं बेटा, 2, 4, 8, 16 कोशिकीय अवस्था को एक साथ ब्लास्टोमियर्स या कोरक खंड कहते हैं। ये भ्रूण बनने की अवस्थाएं हैं, लेकिन अभी भ्रूण पूरा नहीं बना है, इसीलिए इन्हें कोरक खंड या ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। 2, 4, 8, 16 सबको कोरक खंड कह रहे हैं, सबको ब्लास्टोमियर्स कह रहे हैं, लेकिन स्पेशली अगर तुमसे पूछा जाए कि 8 और 16 को अलग अलग बोलें, सिर्फ इनको बोलना है कि 8 और 16 कोशिकीय अवस्था को क्या कहते हैं, तो 8 और 16 कोशिकीय अवस्था को बेटा मोरूला या तूतक कहते हैं। क्या कहते हैं, मोरूला या तूतक। मतलब 2, 4, 8, 16 को ब्लास्टोमियर कोरक खंड कहेंगे सबको एक साथ। स्पेशली 8 और 16 कोशिकीय अवस्था वाले भ्रूण का पूछेगा तो इसे बेटा मोरूला या तूतक कहते हैं। लेकिन जैसे ही 16 कोशिकीय वाला 32 कोशिकीय में आ गया, इस 32 कोशिकीय अवस्था को बेटा कोरक पुटी क्या कहते हैं, कोरक पुटी या ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ये नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है, नाम में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना। हो कौन सा विभाजन रहा है, समसूत्री विभाजन। प्रक्रिया क्या समझ रहे हैं हम कि अंतररोपण किस प्रकार होता है, मतलब बच्चा तो रहता है गर्भाशय में, निषेचन हुआ है तुम्बिका क्षेत्र में, तो तुम्बिका क्षेत्र से निषेचन वाला जो युग्मनज है वो धीरे धीरे बढ़ के कैसे गर्भाशय तक पहुंचेगा और गर्भाशय में कैसे धसेगा, कैसे उसको चारों तरफ से एक आवरण घेर लेगा और उस आवरण के अंदर बच्चा रहेगा, फिर धीरे धीरे विकसित होगा, युग्मनज से भ्रूण बनेगा, भ्रूण से शिशु बनेगा, शिशु जब 9 महीने की गर्भावधि कंप्लीट कर लेगा तो वो प्रसव की क्रिया द्वारा वो बाहर आ जाएगा और हो जाएगा एक नए शिशु, एक नए बच्चे का जन्म। लेकिन शुरुआती चरण में क्या हो रहा है हम वो समझ रहे हैं, ठीक है, ये फर्स्ट मंथ में जो चीजें हो रही हैं हमें वो समझनी है। तो देखो 2, 4, 8, 16 तक पहुंचा तो इसे ब्लास्टोमियर या कोरक खंड कह रहे हैं, बट स्पेशली 8 से 16 कोशिकीय अवस्था को मोरूला या तूतक कह रहे हैं। आई होप आपको क्लियर है बेटा, मैं ये समझूं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया। फटाफट से कमेंट करके बताओ कि हाँ मैडम आ गया, हम समझ रहे हैं, ठीक है, और ध्यान से समझ रहे हैं बिना पलक झपकाए। अब आगे देखो, 8 और 16 कोशिका को आपने मोरूला या तूतक कहा, लेकिन जैसे ही 16 ने वापस समसूत्री विभाजन किया और 32 कोशिकीय अवस्था में पहुंची, तो 32 कोशिकीय अवस्था में ये बेटा गर्भाशय तक पहुंच गया, ये बन गया भ्रूण, और इस भ्रूण को कोरक पुटी या ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। कोरक पुटी, ब्लास्टोसिस्ट या भ्रूण एक ही बात है। अब जब ये 32 कोशिकीय अवस्था में आ गया तो धीरे से 32 कोशिकीय अवस्था वाला जो भ्रूण है वो 32 कोशिकीय अवस्था वाला भ्रूण अपने चारों ओर एक आवरण बना लेगा। उस आवरण को कहते हैं बेटा ट्रोफोब्लास्ट। एक बढ़िया सा आवरण ये अपने चारों ओर बना लेगा, इस आवरण को कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट।
आगे इस ट्रोफोब्लास्ट का काम मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी सिर्फ इतना समझो कि भ्रूण जब 32 कोशिकीय अवस्था में है तो अंतररोपण की प्रक्रिया के पहले भ्रूण अपने चारों ओर एक आवरण बना लेता है। इस आवरण को ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं और इसमें कोशिकाओं की संख्या कितनी है? 32। और जैसे ही 32 कोशिकीय अवस्था में ये आता है, धीरे धीरे करके गर्भाशय के अंतः स्तर के अंदर धंसना स्टार्ट कर देता है। गर्भाशय का अंतः स्तर धीरे धीरे करके इसको अपने अंदर समा लेता है। ऐसे चारों तरफ इसे गर्भाशय का अंतः स्तर घेर लेगा और जैसे ही गर्भाशय का अंतः स्तर इसे अपने अंदर समा लेगा, आप इस संरचना को कहेंगे बेटा कि भ्रूण का अंतररोपण हो गया। भ्रूण का अंतररोपण हो गया। भ्रूण जो है वो गर्भाशय के अंतः स्तर के अंदर धंस जाता है और भ्रूण के 32 कोशिकीय अवस्था में गर्भाशय के अंतः स्तर के अंदर धंसने की क्रिया को ही इम्प्लांटेशन या अंतररोपण कहते हैं। अब जब भ्रूण गर्भाशय के अंतः स्तर के अंदर धंस गया तो वो धीरे धीरे करके खसकते खसकते बीच में आएगा गर्भाशय में, यहाँ कहीं। और ये जो गर्भाशय का अंतः स्तर है ये इसे चारों तरफ से घेर लेगा। ये हम पढ़ेंगे बेटा भ्रूणीय परिवर्धन यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, कि कैसे भ्रूण का अब विकास होगा, कैसे उसे पोषण मिलेगा, कैसे वो 9 महीने की जर्नी पूरी करेगा। तो वो इसके आगे की प्रक्रिया है। अभी तक हमने सिर्फ निषेचन कैसे हुआ, निषेचन के बाद कैसे कितनी कितनी कोशिकाएं बनी, किस कोशिकीय अवस्था में उसे क्या कहा गया, वो मैंने आपको बताया। जैसे ही 16 कोशिकीय में कोरकखंड आया, जिसे हम मोरूला या तूतक कह रहे हैं, 16 से जब ये 32 में जंप किया तो ये गर्भाशय में आ गया। मतलब 16 में ये फैलोपियन ट्यूब और गर्भाशय के किनारे पे था। 16 कोशिकीय अवस्था में फैलोपियन ट्यूब के किनारे पे था, मुंह पे ही आ गया था। और 32 में सीधे कहाँ आ गया बेटा? गर्भाशय में। 32 कोशिकीय में इसने अपने चारों ओर एक संरचना का निर्माण किया जिसे ट्रोफोप्लास्ट कहते हैं, जो इसे पोषण देगा। ठीक है, आगे इसके काम और भी हैं, वो हम आगे समझेंगे। जब ट्रोफोब्लास्ट बन गया तो गर्भाशय के अंतः स्तर ने इसे चारों तरफ से घेर लिया और धीरे धीरे करके 32 कोशिकीय अवस्था वाला भ्रूण, जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, गर्भाशय के अंतः स्तर में धंस जाता है। और इस प्रकार गर्भाशय के अंतः स्तर में भ्रूण के 32 कोशिकीय अवस्था में धंसने या चिपकने की जो क्रिया हो रही है, कि वो अंतः स्तर से चिपक जा रहा है और उसके अंदर धंस जा रहा है, इस क्रिया को ही बेटा अंतररोपण या इम्प्लांटेशन कहते हैं। आई होप आपको क्लियर है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है अब कि मुझे ये बताओ, पहला क्वेश्चन, कि निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? जो ह्यूमंस हैं, जो मानव है, उनमें निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? आपका ऑप्शन है पहला फैलोपियन ट्यूब, दूसरा कीप, तीसरा संकीर्ण पथ और चौथा तुम्बिका क्षेत्र। आपको करेक्ट आंसर कमेंट करना है। दूसरा क्वेश्चन इसी से, कि भ्रूण के 2, 4, 8, 16 कोशिकीय अवस्था वाली स्थिति को क्या कहते हैं? अब मैं ऑप्शन नहीं दूंगी। भ्रूण के 2, 4, 8, 16 कोशिकीय वाली अवस्था को क्या कहते हैं? मुझे नाम देना लिख के, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, मैंने दोनों बताए हैं आपको। तीसरा क्वेश्चन, भ्रूण का अंतररोपण गर्भाशय के किस स्तर में होता है? भ्रूण का अंतररोपण यानी कि भ्रूण का धंसना गर्भाशय के किस स्तर में होता है? और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, आखिरी, ध्यान से सुनिएगा, कि भ्रूण किस अवस्था में गर्भाशय में धंसता है? वो किस स्तर में? तो मैंने पहले पूछ लिया इसलिए मैं स्तर नहीं बताऊंगी। गर्भाशय में भ्रूण किस अवस्था में धंसता है और उसके चारों ओर कौन से आवरण का निर्माण होता है? तो अगर आपने पूरी क्लास बहुत अच्छे से सिंसियरली ध्यान से अटेंड की है तो आपको सब कुछ समझ में आएगा।
सारे क्वेश्चन का आप बखूबी आंसर देंगे। और फिर भी अगर कोई डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स खाली है। इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हो हमें, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है हम तक पहुंचने के। व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिया जाता है, तो जहां से भी पूछना है पूछो, बट लेक्चर पूरे अटेंड करो। डाउट्स आते हैं तो पूछिए, साइंस है ही जिज्ञासा का विषय। डाउट्स आएंगे नहीं तो मैडम को पता नहीं चलेगा कि उनके जो बच्चे हैं वो पढ़ाई कैसे कर रहे हैं। और कोई अगर कमी मेरे तरफ से रह जाती है तो आप वो भी बता सकते हैं कि मैडम थोड़ा स्लो या थोड़ा ऐसे पढ़ाओ। मतलब पढ़ाती तो मैं ठीक हूँ कि तुमको समझ में आएगा, मेरे को ऐसा लगता है कि समझ में आता है बच्चों को क्योंकि उनका रिजल्ट बता देता है। बट फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है बेटा तो कमेंट करके बताइए। इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कीजिए शॉर्ट क्विक अपडेट्स के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ऐसे ही जुड़े रहिए सरल एकेडमी के साथ और अपनी तैयारी जारी रखिए। डायग्राम से मैंने बहुत अच्छे से आपको ये समझाया, स्क्रीनशॉट लो और बार बार प्रैक्टिस करना। ये इसका हिस्सा नहीं था, मैंने ये अलग से तुमको बताया था ताकि बार बार बनाने से तुम्हारे डायग्राम्स कंप्लीट हो। ये इसके साथ मत बना देना। आपका ये है बेटा अंतररोपण क्रिया का डायग्राम कि कैसे अंतररोपण होता है, कैसे इम्प्लांटेशन होता है। तो समझ में आया हो तो फटाफट से लाइक कर देना अच्छे से स्माइल के साथ, इमोजी स्माइल वाला चाहिए मुझे। और कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना और इंस्टाग्राम पे हमें जरूर से फॉलो कर देना। अगला लेक्चर हमारा होगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के ऊपर, तो इसको और निषेचन को पढ़ के आओ तभी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट समझ में आएगा, भ्रूणीय परिवर्तन समझ में आएगा, नहीं तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।